Hello everyone. So in the last class we started with depreciation. We did some 5-6 points there and then we stopped. So today we are going to continue it. Depreciation is going to finish in like next 5-10 minutes because 2 points और बचे हैं depreciation के. Then we'll move on to our next topic. आज हम क्लास में कुछ questions भी करेंगे so that we understand the concept of depreciation in a much better way than we have understood till now. So I'll just recapitulate what we did in the last class and then we'll move ahead. So सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन की अगर बात की तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एसेट्स एंड ब्लॉक ऑफ एसेट्स. ठीक है, तो एसेट्स मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक ऑफ एसेट्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं. ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ एसेट्स falling in a those assets which are falling in a group and those who have same rate of depreciation on them. ठीक है, तब जाके ही वो ग्रुप बनता है, वो ब्लॉक बनता है. यहाँ पर केस 1 मैंने आपको बताया था, इस केस में ब्लॉक नहीं बन पाएगा. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है. केस 2 में ब्लॉक नहीं बन पा रहा क्योंकि नेचर ऑफ एसेट डिफरेंट है. केस 3 में ब्लॉक बन रहा है. क्यों? क्योंकि नेचर भी सेम है और डेप्रिसिएशन रेट भी सेम है. देन अगर आपने पार्टली बिजनेस में यूज किया है, पार्टली कुछ अदर पर्पसेस के लिए यूज किया है, तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन ही अलाउड होता है. एसेट मस्ट बी ओन्ड होली और पार्टली बाय द असेसी. तो अगर आप ओनर हैं, मतलब बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन सर किसे मिलता है? ओनर को मिलता है. डेप्रिसिएशन हमेशा ओनर को मिलेगा. अगर किसी ने रेंट पे लिया हुआ है तो जो ओनर है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा, ना कि लेसी. अगली बात, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में हमने बात की थी कि अगर आपने एसेट को जिस ईयर में आपने एक्वायर किया है, जैसे आज मैंने इस साल किसी एसेट को लिया, जिस ईयर में मैंने एसेट को एक्वायर किया है उस ईयर में मैंने अगर एसेट को 180 डेज से कम में यूज किया, 180 डेज से कम यूज किया, तो जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेट अस से 10%, 15%, तो उसका आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा मुझे. पूरा नहीं मिलेगा, हाफ मिलेगा. और अगर मैंने उसे उस एसेट को 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए यूज किया है, किसी भी मतलब जिस साल मैंने खरीदा उस साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अगले साल की बात नहीं कर रहे, तो उस साल मुझे पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा. अगर 10% डेप्रिसिएशन है उस एसेट पर तो 10 मिलेगा, 15% डेप्रिसिएशन है उस एसेट पर तो 15% मिलेगा. ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन के लिए है, अगले साल के लिए नहीं है. अगले साल पूरा डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट मिलेगा अगर आप यूज नहीं करते हो तब भी. अब एग्जांपल में कराता हूँ. लेट अस से कोई एसेट है, ईयर 1 में हमने नॉट यूज्ड है, ईयर 1 में बिल्कुल यूज नहीं किया. तो सबसे पहली बात आप देखिए, मोर देन 180 डेज यूज किया क्या आपने? नो. लेस देन 180 डेज यूज किया? सर हमने तो 0 किया. तो है तो लेस देन 180 डेज ही ना. और इस एसेट पर, ये प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर 15% लगता है डेप्रिसिएशन. तो पहले साल कितना मिलेगा सर? 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा. ईयर 2 में कितना मिलेगा सर? ईयर 2 में कितना मिलेगा? ईयर 2 में 15% मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा. आप बोलोगे नहीं सर हमने तो यूज तो ईयर 2 में भी यूज नहीं किया, नॉट यूज्ड, तब भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, मिलता जाएगा. अगर आपका एसेट रेडी टू यूज है तब भी आपको डेप्रिसिएशन मिलता है. सेकेंड ईयर में 180 डेज वाला रूल लगता ही नहीं है. 180 डेज वाला रूल सेकेंड ईयर में लगाएंगे ही नहीं. वो सिर्फ और सिर्फ ईयर ऑफ एक्विजिशन के लिए होता है. पहले साल ये देखेंगे 180 दिन से ज्यादा खरीदा, 180 दिन ज्यादा यूज करा या 180 दिन से कम यूज करा, दैट्स इट. मैंने 1 जून को एसेट खरीदा और 1 जून से ही वो रेडी टू यूज था, या फिर मैं ये बोल सकता हूं मैंने उस एसेट को यूज किया 1 जून से. अब 1 जून से आपने यूज किया तो अब आप देख लीजिए उस ईयर में, 1 जून 19 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये 1920 ईयर हो गया. 1920 ईयर में आपने उस एसेट को 180 डेज से ज्यादा यूज किया या नहीं किया? अप्रैल में आपने नहीं यूज किया, बाकी के 10 मंथ्स आपने उसे यूज किया, विच आर डेफिनेटली मोर देन 180 डेज. तो आपको 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा. 100% का मतलब क्या? 100% मिल जाएगा. 100% का मतलब जितना भी उसका रेट होगा, दैट फुल डेप्रिसिएशन इज अलाउड. 100% का मतलब है फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा. अगर 10% रेट है उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट एसेट पे तो 10% मिलेगा. अगर 15% रेट है उसका तो 15% मिलेगा.
25% रेट है, 25%, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलिए। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है। मेरी मर्जी है, जिस साल मैं क्लेम कर रहा हूँ, जिस साल मेरी मर्जी नहीं है मैं क्लेम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। मैंडेटरीली आपको क्लेम करनी ही पड़ेगी डेप्रिसिएशन। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कई सारे एसेट्स थे, उनके रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमने बात की। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए अगर, तो बिल्डिंग का रेट होता है 10%, और अगर टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40%। फर्नीचर फिक्सचर का एक ही रेट है 10%। प्लांट एंड मशीनरी 15% रहता है ज्यादातर, अगर उसके अलावा कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। शिप्स के लिए हमने बात की थी 20% रेट रहता है। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के लिए हमने बात की थी 40% रहता है रेट। तो कुछ ही रेट्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट देखिए क्या है, 15%, जो मैंने आपको बताया था वही है। ठीक है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की अगर हम बात करें, इंटेंजिबल एसेट्स की बात करें तो रेट इज 25%। ठीक। अब आगे आ जाते हैं सर, आगे क्या बात कह रहा है, नया पॉइंट। वो कह रहा है डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म और सोल प्रोप्राइटी कंसर्न बाय अ कंपनी और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ कंपनी। मतलब वो कह रहे हैं किसी भी टाइप का अगर सक्सेशन हुआ, सक्सेशन मतलब सर फादर टू सन बिजनेस ट्रांसफर हो गया, किसी भी तरह का दो कंपनीज थी वो अमलगमेट हो गई, किसी भी तरह की अगर दो कंपनीज थी तो वो अमलगमेट हो गई। कंपनीज का डीमर्जर हो गया, ए बी सी थी तो वो ए अलग हो गई, बी अलग हो गई, सी अलग हो गई। तो सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्त कि ये किसी ऐसा तो है नहीं है साल के स्टार्ट में अमलगमेट होंगी या डीमर्ज होंगी या सक्सेशन होगा। साल के बीच में कभी भी हो सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं सर 1 अप्रैल को ही होगा या फिर 31 मार्च को ही होगा, ऐसा है क्या? नो, ऐसा तो नहीं है, राइट। सो साल के अगर बीच में ये अमलगमेट होती हैं या डीमर्ज होती हैं तो उस केस में क्या होगा, कैसे डेप्रिसिएशन डिवाइड किया जाएगा? क्योंकि एबीसी का डेप्रिसिएशन अब डिवाइड करना है ए, बी और सी में। मान लीजिए जून में डीमर्जर हो गया, जून में डीमर्जर हो गया, हाउ विल यू डिवाइड? सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है। पूरे एसेट्स जितने हैं उनका डेप्रिसिएशन निकालिए 10 लाख। ठीक है, पूरे एसेट्स का डेप्रिसिएशन निकालिए, उसे आप डिवाइड कर दीजिए बाय द नंबर ऑफ डेज इनके पास एसेट था और नंबर ऑफ डेज इनके पास एसेट था। बीच में कुछ तो होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 365 डेज हैं, तो 300 डेज के लिए एसेट किसके पास था? एबीसी के पास था। और उसके बाद 65 डेज के लिए ए के पास, 65 डेज के लिए वो एसेट बी के पास और 65 डेज के लिए वो एसेट सी के पास। तो एक एसेट को हम पकड़ेंगे, उसे देखेंगे उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 10 लाख रुपीज आया। 10 लाख इंटू 300/365 एबीसी को मिल जाएगा, और 10 लाख इंटू 365/365 ए को मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरे एसेट का बी को मिल जाएगा, ऐसे ही तीसरा एसेट का सी को मिल जाएगा। तो जैसे भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट है उस हिसाब से आपको वो मिल जाएगा। तो किसी भी तरह का सक्सेशन हो या फिर कन्वर्जन हो बिजनेस का, या रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन भी हो गया इसमें। ठीक है ना सर, अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसको पार्टनरशिप बना लिया, कुछ भी कर लिया, एंटिटीज चेंज हो जाती हैं, एंटिटीज की लीगल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो क्या उस केस में डेप्रिसिएशन पिछले वाले को मिलेगा, आगे वाले को नहीं? ऐसा कुछ नहीं। डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड ऑन प्रो रेटा बेसिस कि इतना आपको, इतना आपको, इतने टाइम एसेट आपके पास था तो उतने टाइम का आप ले लीजिए, इतने टाइम एसेट इनके पास था, इतने टाइम का डेप्रिसिएशन इन्हें मिल जाएगा। ठीक है ना सर, ऑन डे टू डे बेसिस। अगर मंथ का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो मंथ के बेसिस पे कर लीजिए, नो इश्यूज। नाउ इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कह रहे
आपको डेप्रिसिएशन एक इंक्रीज रेट पे मिलेगा। वो रेट क्या है? 20%। वो रेट क्या है? 20%। अब इसे देखते हैं ये क्या चक्कर है। ये क्या हर किसी एसेट के लिए अलाउड है? अगर हर किसी के लिए होता तो हम उसे ऊपर ही क्लॉज में पढ़ लेते, ठीक है ना। ये हर एसेट के लिए अलाउड नहीं है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो सर पहली बात आपको क्या समझ आई? कंडीशंस लिखते जाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पर ही अलाउड है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू होनी चाहिए साहब। क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी तो ठीक है, नई होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने सर सेकेंड हैंड ले ली तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? एक्वायर्ड और इंस्टॉल्ड वो तो ठीक है चलो। फॉर फॉर दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। फॉर किस काम के लिए लेना चाहिए? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल थिंग। मतलब किसी भी तरह का प्रोडक्शन पर्पस हो या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस हो। using any technology or other know-how developed in the institute or university recognized by the government। तो अगर आपने, अगेन हम लोग यहां पर थे, इसे कंप्लीट करते हैं। न्यू होनी चाहिए। उसके बाद किस पर्पस के लिए? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए मैंने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, नॉट अलाउड। क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए बात कर रहे हैं सर, कुछ मैन्युफैक्चर करो, कुछ प्रोडक्शन करो, तब मिलेगा आपको। और कौन सी? एनी टेक्नोलॉजी विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट recognized by गवर्नमेंट। तो क्या क्या बातें हमने कर ली सर? प्लांट एंड मशीनरी अगर होगी तब मिलेगा ये फायदा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। न्यू होनी चाहिए प्लांट एंड मशीनरी, किसी से सेकेंड हैंड खरीद ली तो नहीं मिलेगा। आप जो काम कर रहे हो वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग, ठीक है। और ये जिस इंस्टीट्यूट से ले रहे हो टेक्नोलॉजी, वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए गवर्नमेंट से, तभी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर? 20%। मतलब क्या है सर? मतलब आपको एक सम करके बताता हूँ, अभी क्वेश्चन तो हम करेंगे लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, पहले साल का मैंने खरीदी, अप्रैल में खरीद ली थी, 1 अप्रैल 2020। तो मुझे आप डेप्रिसिएशन बताइए 2021 का। इस एसेट पर डेप्रिसिएशन बताइए, 10 लाख की खरीदी और इस पे रेट क्या है? 15% का रेट है। मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया कि भाई प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन 10 लाख, 15% से कितना हो गया? दिस इज योर डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। आप इसे माइनस कर देंगे, ये आपका WDV आ गया सर अगले साल के लिए, करेक्ट है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं सर। मान लीजिए मैं इसमें कुछ डिटेल्स और ऐड कर दूं कि ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने खरीदी है वो मैंने मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के लिए खरीदी है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन निकालिए और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालिए, दोनों चीज निकालिए। तो अब देखिए, डेप्रिसिएशन तो मेरा सेम रहेगा बॉस, बात समझिएगा, डेप्रिसिएशन तो मेरा सेम रहेगा 1,50,000 का। मैं साइड में एडिशनल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन और कर देता हूँ। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पर निकलेगा? क्या डेप्रिसिएशन लगाने वाली जो कॉस्ट है उस पर निकलेगा? नो। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे निकलता है? वो भी एक्चुअल कॉस्ट पे निकलता है। तो आप किस पर निकालेंगे? 10 लाख पर सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना सर? 20%, 2 लाख रुपए हो गया सर। तो अगर आपसे पूछे टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिला, तो सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का,
एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 लाख। सर मान लेते हैं ये एसेट मैंने 1 अप्रैल की जगह 1 दिसंबर को खरीदा था सर। अब क्या हुआ? द यूज ऑफ एसेट इज लेस देन 180 डेज। यूज ऑफ एसेट इज लेस देन 180 डेज। यहां क्या होगा सर? 50% मिलेगा। तो कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन? 7.5%। जो हमने पढ़ा है 180 डेज से कम हो तो 7.5%। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा मिलेगा या ये भी आधा हो जाएगा? सर ये भी आधा हो जाएगा। ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाफ, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाफ। तो क्या चेंज हुआ सर? कुछ अलग बता दिया क्या मैंने? एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या? कुछ नहीं है सर। कुछ कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो आपको 20% का डेप्रिसिएशन और दे देंगे पहले साल। जाइए मजे कीजिए। ठीक है। तो वो 20% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। रूल सारे के सारे जो पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। अगर फर्स्ट ईयर 50% अलाउड था नॉर्मल डेप्रिसिएशन में, तो यहाँ भी फर्स्ट ईयर 50% अलाउड। There's nothing, no major change. There's just one additional feature which is given in case of new plant and machinery being installed or acquired for production or manufacture of article or thing by the use of technology which has been developed in a university or institution recognized by the government. ठीक है। तो आइए अब हम इस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, इट विल बिकम स्ट्रॉन्गर। चलिए, so let us do this question. Example number 1. So Mr. X is a proprietor engaged in manufacturing business. See, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोल दिया यहाँ पर, ठीक है ना? तो हर पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। फर्निचर्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है? लेट अस सी व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन। Opening WDV of plant and machinery as on 1/4/2019. ओपनिंग WDV दे दी, मतलब पिछले साल जो वैल्यू थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई क्लोजिंग WDV पिछले साल की, दैट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर। तो उन्होंने ओपनिंग WDV दे दी कि ओपनिंग WDV कितनी है इस साल की? इट इज 30 लाख रुपीज। ओपनिंग WDV आ गई सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि कैसे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। तो बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। आज अभी डाउट सेशन लिया था मॉर्निंग में, सो देयर वाज अ डाउट रिगार्डिंग समथिंग लाइक दिस ओनली। सो संकल्प ने डाउट पूछा था इसी बारे में कुछ। तो संकल्प ऐसे होगा, आप देख सकते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज ऑन 8/6/2019। अब मेरी बात सुनिए। न्यू वर्ड से याद आ रहा है, एडिशनल में पढ़ा था न्यू। मैन्युफैक्चरिंग उसने पहले ही बोल दिया, न्यू उसने बता दिया, और प्लांट एंड मशीनरी उसने बता दिया। ठीक है सर। प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई कर गया क्या? यस। ठीक है। तो यहां पर हमारे दिमाग में क्लिक हो गया कि एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्वालिफाई कर गया ये वाला। अब पुट टू यूज ऑन 8/6/2019। अब 8/6/2019 को पुट टू यूज हुआ है, तो मुझे ये बताइए 180 डेज से ज्यादा के लिए यूज किया या 180 डेज से कम के लिए यूज किया? ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? फुल डेप्रिसिएशन लगाना है या हाफ डेप्रिसिएशन लगाना है? आई नीड टू नो दैट। तो हम यहीं पे क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही ये चीजें डिसाइड कर लेते, तो हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहता। आपको इसी तरह से क्वेश्चन पढ़ने एग्जाम्स में, ताकि एक एक पॉइंट पढ़ा और उससे देखा कि क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो यहां पर ही कितना हो गया सर? अप्रैल में बस यूज नहीं करा, फिर जून से स्टार्ट किया, तो इट इज डेफिनेटली मोर देन 180 डेज।
डेफिनेटली मोर देन 180 days, दैट मीन्स 100% डेप्रिसिएशन लगेगा, जो भी रेट होगा पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं 100% लिखना बंद कर रहा हूं, अब से कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को कहीं भी, मैं फुल लिख रहा हूं सर, ठीक है, फुल डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, अगेन न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired and put to use on 15th December 2019. Now tell me, again do the calculation whether it has been used for more than 180 days or less than 180 days. कितने दिन यूज किया मैंने? दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगा लीजिए 30 डेज, तो 90 डेज हो गए। और दिसंबर में मैंने कितना यूज किया उसे? 18 डेज, सॉरी 15 डेज यूज किया, तो 90 प्लस 15 105, ठीक है ना। सो इट इज स्टिल लेस देन 180 डेज, तो यहां पर आ गया जी लेस देन 180 days, that means हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। अब यहां पे मेरे को एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज कंप्यूटर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और नॉट? कहां पे आ रहा है दोस्ते, किस हेडिंग में आ रहा है, किस ब्लॉक में आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी की हेडिंग में आ रहा है। कंप्यूटर ऑल्सो इज अ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी पक्का ही है, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यहां तो एडिशनल आपने बोल दिया यस, यहां भी यस बोल दिया, इस पर मिलेगा या नहीं मिलेगा? माय आंसर इज नो। ऐसा क्यों बोला सर आपने? ऐसा इसलिए बोला दोस्त, इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस। ऑफिस प्रेमाइसेस, वो कहते हैं कि ऑफिस में अगर कोई एसेट इंस्टॉल हुआ है तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं देंगे, दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। तो सर ये भी तो कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस में असिस्टेंस दे रहा है, कंप्यूटर जो ऑफिस में लगा हुआ है, काम तो वही है ना उसका भी। कहते हैं नहीं, ऑफिस में इंस्टॉल्ड है तो नहीं मिलेगा, अगर फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड होता तो दे देते। अगर वाकई में एकदम ही क्या बोलते हैं, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहा है, देन इट हैज टू बी इंस्टॉल्ड देयर इटसेल्फ, तभी मिलेगा। फैक्ट्री में या फिर आपके जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर अगर इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर तब मिलेगा। अगर कोई भी एसेट ऑफिस प्रेमाइसेस में यूज हो रहा है उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कंफ्यूज कर देता है और हम हो जाते हैं। तो एडिशनल की बात यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, और यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, कितना मिलेगा, हाफ या फुल। तो दोनों चीजें मेरे को एक स्नैपशॉट में क्लियर हो जाएगा, मुझे अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं बता रहा हूं आपको, सब प्रेजेंटेशन का खेल है और सब एक जगह आपको डिसीजन लेना है। हमारा डिसीजन यहाँ पे 2 पॉइंट्स का क्लियर है, तीसरे पॉइंट का हाफ डिसीजन मैंने ले लिया है। एक डिसीजन मुझे और लेना है, वेदर टू अप्लाई 100 फुल डेप्रिसिएशन और हाफ डेप्रिसिएशन। जैसे ही मैंने वो डिसीजन ले लिया, माय क्वेश्चन इज सॉल्व, डन। फिर वो कैलकुलेशन बच जाती है और कुछ नहीं बचता दोस्त। चीजें मुश्किल भी हो सकती हैं, आसान भी हो सकती हैं, आपका देखने का नजरिया है, आपका देखने का नजरिया है। किसी के लिए और ये क्या हो गया, इस पे डेप्रिसिएशन, उस पे डेप्रिसिएशन, इस पे पूरा लग रहा है, इस पे आधा लग रहा है, ये 180 डेज से ज्यादा देखना है, 180 डेज से कम देखना है, ये न्यू देखें, ये देखें, वो देखें। क्या है, कम ऑन, शट अप। ठीक, चलो, हिम्मत नहीं खोनी है, अभी बहुत काम आएगी हिम्मत आपके। कंप्यूटर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2nd January 2020, 2nd January 2020। बताइए हाफ लगाऊं या फुल लगाऊं? सर ऑब्वियस सी बात है सर, वी हैव यूज्ड इट फॉर व्हाट,
We have used it for what? Only 3 months, sir. Less than 180 days. Half depreciation. हाँ जी सर, तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि हमें किस किस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना है, और जिस पर डेप्रिसिएशन मिलना है वो हाफ मिलेगा या फुल मिलेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब कुछ इस क्वेश्चन में बचा नहीं है सर, देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन and additional depreciation as per Income Tax Act 1961 for assessment year 2021. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check. ये उन्होंने क्यों बोला अकाउंट पे चेक से परचेज किए थे? क्योंकि अगर कैश में परचेज किए होते तो 10,000 से ऊपर अलाउड नहीं होता एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये नहीं भी दिया हो तो हम तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि भाई हाँ आपने बाय अकाउंट पे चेक या फिर बाय बैंक मीडियम ही पेमेंट किया है। तो आइए अब इस पे कैलकुलेशन करते हैं। सर वैसे कुछ बचा नहीं है, इस पे हमने निकाल दिया है, कुछ भी मतलब इसमें एज सच बिल्कुल जीरो दिक्कत आनी है। हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसी इन्फॉर्मेशन को बस कैलकुलेशन में लेंगे। फुल डेप्रिसिएशन अगर चार्ज होगा तो सर किस किस पर होगा? 30 लाख पर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 20 लाख पर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा 20%। 8 लाख रुपीस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, लेकिन दोनों हाफ रेट पर चार्ज होंगे। कंप्यूटर पर सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो भी हाफ रेट पर। बात खत्म हो गई सर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिए हुए आपको डेप्रिसिएशन के, व्हाट रेट्स यू हैव टू अप्लाई। सो लेट मी रिमाइंड यू व्हाट डिड आई टेल यू। क्या मैंने आपको जो 4-5 रेट्स याद करने के लिए देते हैं उन्हीं में फॉल कर रहे हैं ये? प्लांट एंड मशीनरी का मैंने आपको क्या रेट बोला था? अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया तो जनरल रेट इज 15%, यू हैव टू अप्लाई 15% रेट। कंप्यूटर्स का मैंने आपको अलग से याद करवाया था, प्लांट एंड मशीनरी में मैंने बोला था 40% रेट है, आपको याद होगा अभी, तो यहाँ पर 40% लगेगा। तो एक बात बताइए, एक बार यहाँ पर बस एस से ही मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, फिर हम आंसर पे चल रहे हैं, बट हम एक बार करके देखते हैं कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं। दिस इज मोर, दिस इज लेस, दिस इज लेस। इस पर सर इन टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 30 लाख रुपए पर प्लांट एंड मशीनरी है 15% लगेगा सर। इस 20 लाख पर कितना लगेगा सर? 15% लगेगा प्लस एडिशनल 20% भी लगेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस 8 लाख पर सर 7.5% तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है सर, और दिस इज योर एडिशनल डेप्रिसिएशन। और यहां पर एडिशनल इस पर कितना लगेगा? वो भी हाफ लगेगा, 10%। कंप्यूटर्स के केस में सर 40%, 40 सही लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं मैं? ओहो, गलत लिख रहा था मैं तो। यहां पर लगेगा सर 20%, हाफ मिलेगा डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि 2 जनवरी को इंस्टॉल किया, लेस देन 180 डेज है, हाफ मिलेगा। क्या एडिशनल भी लिख दूं? एडिशनल भी लिख दूं 10% हाफ? नो, नो एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इतना ही सब कुछ है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या करा है। ओपनिंग WDV को इन्होंने ले लिया यहाँ पर 30 लाख रुपए, उस पर 15% लगना था। हाँ जी सर, 15% लगना था, 15% लगाया। इस 20 लाख रुपए पे हमने बोला था 15 लगेगा, 15 लगा दिया सर, ठीक है, एकदम चेक करते जा रहे हैं हम। उसके बाद 8 लाख रुपए पे हमने बोला था हाफ लगेगा, 7.5, तो 8 लाख रुपए पे इन्होंने हाफ लगाया। 3 लाख रुपए के कंप्यूटर्स पे हमने बोला था हाफ लगेगा, तो 3 लाख रुपए कंप्यूटर्स पे हाफ लगाया। दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वी हैव कवर्ड नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नाउ लेट अस सी एडिशनल डेप्रिसिएशन। इसका कैलकुलेशन आपको हमेशा अलग करना है। आइए सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन पे हमने पहले बताइए किस किस में बोला था। 20 लाख पे बोला 20%, 8 लाख पे बोला 10%। 20 लाख पे बोला 20%, 8 लाख पे बोला 10%। खत्म सर, योर क्वेश्चन इज डन। 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये आपके एग्जाम में।
फ्री के हैं, ये फ्री के मार्क्स हैं. यू जस्ट हैव टू कीप योर काम, कीप योर फोकस ऑन, इट्स नथिंग. ठीक है जी. तो दिस इज योर नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दिस इज योर एडिशनल डेप्रिसिएशन. प्रेजेंटेशन देखिए, प्रेजेंटेशन समझ आ रहा है, एकदम सही है प्रेजेंटेशन. यहाँ हमने डिस्टिंग्विश कर दिया भैया, ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, ये न्यू प्लांट है, ये किस डेट वाली है, ये किस डेट वाली है. यहाँ भी हमने लिख दिया फुल डेप, हाफ डेप, कंप्यूटर है, हाफ डेप. ठीक है ना. तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन आ गया. ये प्लांट एंड मशीनरी का आ गया, ये कंप्यूटर का आ गया. डब्ल्यूडीवी उसने आपसे पूछी नहीं, इसलिए आप निकाल नहीं रहे, वरना डब्ल्यूडीवी पूछी होती तो डब्ल्यूडीवी निकाल देते सर. कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एक बार और देख लीजिए. चलें सर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग नहीं करते होंगे, एक नंबर के नालायक है, सबके सब नालायक हैं, कुछ बच्चों को छोड़ के. ठीक है ना. वो कहेंगे कि हम करते हैं, हमें भी नालायक बोल रहे हैं. ठीक है, नालायक तो देखिए सारे ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ कम है, कुछ ज्यादा हैं. कुछ लोग जो बोलता हूँ थोड़े बहुत मान लेते हैं. तो जो लोग नहीं मानते ये उनके लिए है. ठीक है ना. तो क्लास में ही मैं 4-5 क्वेश्चंस तो कम से कम अपने, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाता है कि चलो ठीक है कर लिए, मैंने कराए कैसे भी हुए बट हो गए. ठीक है. आइए सर सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम डेप्रिसिएशन का. चलिए सर, अब मिस्टर एक्स की जगह कौन आ गए, मिस्टर गोपी आ गए. गोपी मिस्टर है, ये देखिए आप. ठीक है. कैरिंग ऑन बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर कन्वर्टेड द सेम इनटू अ limited company. Oh my god, he was a proprietor earlier, he converted into what, limited company. मतलब this is a case of conversion of from proprietor to क्या बन गए सर, limited company. प्रोप्राइटर से लिमिटेड कंपनी बन गए. बाय नेम ऑफ गोपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रॉम. नाउ दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई, व्हाई, बिकॉज आप डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे कि भाई प्रोप्राइटर फर्म को कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा और लिमिटेड कंपनी को कितना डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा. अब आप एक बात बताइए सर, कैसी बातें कर रहे हो. मिस्टर गोपी की ही प्रोप्राइटरशिप फर्म थी एंड मिस्टर गोपी की ही लिमिटेड कंपनी है. सो इट इज द सेम पर्सन सर, व्हाई आर वी डिवाइडिंग द डेप्रिसिएशन इनटू टू हाफ्स और ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस क्यों डिवाइड कर रहे हैं सर. आप इतना जानते हैं, बंदा अलग चीज होती है, द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स बिजनेस. ठीक है. आप लीगल स्टेटस देखिए एंटिटी का क्या हुआ, वो प्रोप्राइटरशिप से लिमिटेड कंपनी बन गया. यहां पर लीगल आइडेंटिटी कुछ और थी, यहां पर लीगल आइडेंटिटी चेंज हो गई. The legal identity of both the persons have changed from proprietorship to limited company. तो इसकी बुक्स अलग क्लोज होंगी सर, इसकी बुक्स अलग क्लोज होंगी. इनकी बुक्स कहां तक रहेंगी, 1/7/2019 तक या फिर मैं बोलूं 30th जून 2019 तक प्रोप्राइटरशिप रहेगी और 1st 7/2019 ऑनवर्ड्स कंपनी बन जाएगी सर. तो आप देखिए, आप अप्रैल में जून 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन यहाँ पे. करेक्ट है सर, क्योंकि अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे ना, इनकम टैक्स अलग अलग जमा कराएंगे. यहाँ पर कुछ और रेट लग रहा था, यहाँ पर कुछ और रेट लगेगा, तो सबके अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे, तो डेप्रिसिएशन भी अलग अलग क्लेम करना पड़ेगा. रीजन पे जाया करो, हर चीज के लिए बोल रहा हूँ. गो टू द कोर ऑफ इट. कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. The details of the assets are given. Now what are the details of the asset?
ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जिसका 15% है, एज ऑन 1/4/2019, मतलब साल के स्टार्टिंग की ये ओपनिंग WDV दी हुई है, ओपनिंग WDV दी हुई है 12 लाख रुपीज। WDV ऑफ बिल्डिंग जिसके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। देखिए अच्छा, ये कुछ अभी तो दिया हुआ है, बट मैं कह रहा हूँ नहीं भी देते, मैं कह रहा हूँ नहीं भी देते रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, विल would we not have been able to find that out? Because we know plant and machinery पर सर 15% है और बिल्डिंग पर 10% लेना है, बाय डिफॉल्ट 10 लेना है। अगर वो कह देता है टेम्पररी स्ट्रक्चर है तब जाके 40 लेंगे बिल्डिंग पर, ध्यान रखना। 4-5 रेट्स हैं, याद कर, हो गए भाई, हो गए, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 15, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10, बिल्डिंग 10, कंप्यूटर 40, पेटेंट्स या फिर आपके इंटेंजिबल एसेट्स 25। खत्म सर। शिप वगैरह पे 20%, और कुछ याद नहीं है। मोटर कार वगैरह पे 30% है सर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आगे। तो इसने ओपनिंग WDV दे दी हमको, ओपनिंग WDV दे दी। सो बेसिकली सर, अगर अगर मैं आपको अभी आगे नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या है, लेकिन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है क्वेश्चन में, मतलब ना तो कोई एसेट खरीदे गए ना कोई एसेट बेचे गए, तो इन्हीं पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो रेट्स दिए हुए हैं, और उसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो पढ़ने में लगता है ओ ये क्या है, तो देखते हैं कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन है क्या। आइए। द कंपनी गोपी पाइप्स लिमिटेड एक्वायर्ड, लो एडिशन आ गया सर, उन्होंने एक्वायर कर लिया ऐसे प्लांट एंड मशीनरी इन दिसंबर 2019। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि एसेट किसने एक्वायर किया, गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो मतलब दिस एसेट हैज बीन एक्वायर्ड बाय कंपनी। वैसे मैं जो बताने वाला हूँ उसको बताने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी लॉजिकल, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट वंस। ये एसेट कब आया सर? दिसंबर 2019 में आया। दिसंबर 2019 में चेंज ओवर हो चुका था, प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बन चुकी थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है, इसका डेप्रिसिएशन कौन एंजॉय करेगा? क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म को इसका कुछ भी पार्ट मिलेगा? क्या इसके डेप्रिसिएशन को भी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तो लिया ही किसने है सर? ये तो लिया ही कंपनी ने है, तो इस केस में कुछ वहां पर डिवीजन नहीं होगा। ये तो पार्टीशन या फिर चेंज ओवर के बाद आया है। इसका पूरा डेप्रिसिएशन कौन एंजॉय करेगा? कंपनी एंजॉय करेगी, ठीक है। कितने का खरीदा? फॉर 10 लाख रुपीज। इट हैज बीन डूइंग द बिजनेस फ्रॉम 1/7/2019। वो तो हमें पता ही है 1/7/2019 से बिजनेस कर रही है ना, क्योंकि तब से वो हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द क्वांटम ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी क्लेम्ड बाय मिस्टर गोपी एंड सक्सेसर गोपी पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर। Assume that plant and machinery were purchased by way of account pay check. Ignore additional depreciation. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीन, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर की, तो उसने कहा भाई एक एडिशनल मत बताओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही बता दो। तो जितना बोला गया उतना किया जाएगा, ठीक है। एडिशनल लगता तो किस पर लगता? अगर हम ऐसी नॉलेज सेक के लिए बात करें, इस पर लग जाता, ठीक है। लेकिन उसने जितना बोला हम उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताइए क्या दो काम है सर? सिंपल है सर, इन पर, ओहो सर, इन पर आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन लगाना है इन दोनों पे, इन दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाना है और उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्हें फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये वाले पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी की, इस पर डेप्रिसिएशन निकालना है सर। और मुझे बता दीजिए पूरे साल का निकलेगा या हाफ ईयर का? हाफ निकलेगा। क्यों? क्यों सर? इसलिए निकलेगा हाफ क्योंकि दिसंबर में परचेज किया है, लेस देन 180 डेज हो गया। और कितना रेट लगाएंगे सर? 7.5% लगाएंगे, 15% का हाफ कर दिया। सर हो गया क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए
सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी को उठाते। अच्छा, चलिए पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, मिस्टर गोपी के लिए कर रहे हैं। अरे यार, ओहो, मिस्टर गोपी के लिए कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी वाला ब्लॉक लेते हैं 15% वाला, 12 लाख WDV है, डेप्रीसिएशन लगाया 180। ठीक है, अभी पूरा निकालिए, आप पूरा निकालिए, बीच में बाद में फिर अपोर्शन कर देंगे। उसके बाद ब्लॉक 2 बिल्डिंग का 25 लाख रुपए ओपनिंग WDV थी, उस पर लगाया आपने पूरे साल का, 250 आ गया। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है, टोटल डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 4,30,000। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। किस में डिवाइड करेंगे सर, डेज काउंट कर लीजिए, डेज कितने काउंट करेंगे, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, ठीक है सर। अप्रैल में आपके 30 डेज हो गए, मई में आपके 31 डेज हो गए, और जून में आपके 30 डेज हो गए। टोटल 91 डेज हो गए आउट ऑफ 365। तो 91 डेज का डेप्रीसिएशन किसे मिलेगा सर, 91 डेज का डेप्रीसिएशन मिल गया मिस्टर गोपी को। तो जो टोटल डेप्रीसिएशन आया था इंटू 91 किया अपॉन 365 किया, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी में से 430 में से हम 106,913 को माइनस कर देंगे, तो आपका डेप्रीसिएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आ जाएगा इन दोनों के रिलेशन में। वही यहां पर किया हुआ, या तो आप 275/366 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहां पर ये आ गया सर। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं सर। एक चीज रहेगी, एक चीज क्या रहेगी, एडिशनल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ 15% ऑन 10 लाख रुपीज। तो सर ये तो हमने बोल ही दिया था कि कितने पे चार्ज होगा, 7.5% पे। 7.5% पे 10 लाख का डेप्रीसिएशन निकाला, 75,000 टोटल डेप्रीसिएशन अलाउेबल टू गोपी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन, दिस इज एडिशनल डेप्रीसिएशन, हियर इज योर टोटल डेप्रीसिएशन। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है सर, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन और है, ये आप कर लेंगे। हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं नाउ। Now the new concept that we are talking here is actual cost. कि सर एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। अब बोलते हैं सर जितने में एसेट खरीदा होगा, जितने में एसेट खरीदा होगा वही एक्चुअल कॉस्ट है। तो सर अब बात यह है कि एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का, वो मशीन खरीदी थी सर, अब उस पर कस्टम ड्यूटी पे की, मतलब मशीन की प्राइस तो क्या है सर, 10 लाख रुपीज। नाउ वी हैव पेड सम कस्टम ड्यूटी ऑल्सो ऑन दैट। 10 लाख रुपए पे हमने 2 लाख तो कस्टम ड्यूटी पे कर दी, चलो ठीक है। फिर क्या किया, अच्छा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देते हैं। मशीन खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्ट कराई सर। कितने की बेस प्राइस क्या थी, 10 लाख रुपए। इंपोर्ट कराई मशीनरी, अब इस पे लग गई कस्टम ड्यूटी। अभी आप कह रहे थे ना सिंपल है, एक्चुअल कॉस्ट निकालना कौन सा बहुत बड़ा काम है। ठीक है ना, अभी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बता। कस्टम ड्यूटी लग गई, फिर लग गया सर IGST। दोनों चीजें लगती है ना, IGST लग गया। कितना लग गया IGST, 1 लाख रुपए। फिर सर ये तो मुंबई में आया था, हम तो दिल्ली में हैं। मुंबई के पोर्ट पर आया था, हम तो दिल्ली में हैं सर। तो सर फ्रेट भी तो लगा दिल्ली तक उसे लाने के लिए। अच्छा सर 70,000 फ्रेट लगते, और कुछ लगा तो वो भी बता दो। हाँ सर, हाँ सर, हैंडलिंग चार्जेस लगे, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस लगे सर। कितने, 10,000 रुपए सर, ज्यादा नहीं, 10,000। ये किस बात के सर, वहां पर कुछ लेबर वेबर ने वहां पर मशीन को ट्रक में डाला था,
फिर ट्रक रेलवे स्टेशन लेके गया, रेलवे स्टेशन से रेलवे में ट्रांसपोर्ट होकर मशीन यहाँ पर आई, यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उतरी, फिर वो ट्रक में डाला गया उसे, फिर वो ट्रक हमारे यहाँ पर साइट पर आया, साइट से उन्होंने मशीन को उतारा और फिर हमारे यहाँ पे इंस्टॉल की। अच्छा, तो इंस्टॉलेशन की भी चार्ज भी की? हाँ सर, मशीन तो यूएस से आई थी, तो यहाँ पर इंस्टॉल कराने वाला भी तो चाहिए था। ठीक है, कितने? 30,000। और कुछ बता दो, और कुछ भी। हाँ सर, रास्ते में आ रही थी तो इसका इंश्योरेंस भी कराया हुआ था। बहुत अच्छी बात। और कुछ? सर वैसे एक 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 छोटा सा खर्चा और है। क्या खर्चा है भाई? सर 10 लाख हमारे पास थे तो है नहीं, आपको हमारी हालत पता है। 10 लाख कहाँ से सर, हमारे पास 1 आध लाख रुपए भी नहीं है। तो ये मशीन खरीदी क्यों भाई? खरीदी क्यों? सर काम करना है, लोन लेके कर रहे हैं काम, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है। कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं सर, इस 10 लाख की मशीन को खरीदने के लिए एक छोटा सा लोन लिया था सर बैंक से, और वो लोन लिया था तो उस पर इंटरेस्ट भी पे किया। अच्छा। इंटरेस्ट कितना पे किया सर, किस हिसाब से पे किया? सर इंटरेस्ट 1,50,000 इंटरेस्ट पे कर दिया सर। और कुछ है तो बता दो। सर एक सब्सिडी भी मिली थी गवर्नमेंट से। वो कितने की मिली है? 50,000 की सर। सर ये तो फायदा हो गया ना हमारा, माइनस कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट? ऐसे थोड़ी ना सीधे सीधे आपको बता दूंगा एक्चुअल कॉस्ट ये होती है। समझो ना प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। इतना आसान नहीं है एक्चुअल कॉस्ट निकालना। सो व्हाट ऑल विल बी इंक्लूडेड, व्हाट ऑल विल नॉट बी इंक्लूडेड, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो शुड आई इंक्लूड द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी? मुझे मशीन पड़ी कितने की, कस्टम ड्यूटी का अमाउंट जोड़ू? जोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 12 लाख की पड़ी ना मशीनरी यहाँ तक। 12 लाख की पड़ी ना, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मशीन पड़ी कितने की, डेप्रिसिएशन कितने पे मिलना चाहिए, खर्चा कितना हुआ, डेप्रिसिएशन क्या होता है बेसिकली, आप सोच के देखो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर कुछ नहीं सर, जैसे आप एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस करते हो तो वो एक साल में पूरा का पूरा मिल जाता है, 1 लाख रुपए एक साल में मिल जाता है। मशीन खरीदी सर, वो भी डाल तो हम वो भी पीएनएल में देते हैं एक्सपेंस साइड में, लेकिन मशीन जब खरीदते हैं तो उसका एक बार में नहीं देते, उसको ईयर्स में ब्रेक करके देते हैं। लेकिन मशीन का जितना एक्सपेंस होगा ना टोटल, वो पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा 10 लाख के 10 लाख का। तो क्या अगर मैंने उस पर एक ड्यूटी पे करी है, कोई टैक्स पे किया है, वो भी मेरी पॉकेट से गया है, वो भी उस मशीन का पार्ट है, तो क्या उसका बेनिफिट नहीं दोगे? क्या वो मेरा खर्चा नहीं है? तो 2 लाख भी इंक्लूड हो गया या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। यस, सर आईजीएसटी, सर जैसे आपने कस्टम ड्यूटी को जो, सर कस्टम ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, अब हमें इतना पता है। आईजीएसटी इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो अगर आपने कस्टम ड्यूटी को ऐड किया है तो आप आईजीएसटी को भी ऐड करोगे। दोस्त मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल क्या होगा? क्या आपको आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा? अगर आपने बोला हाँ, अगर आपने हाँ बोला तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट कितनी लगी? अगर इसका आईटीसी मिल रहा है तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। आईटीसी मिल रहा है देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। अगर आईटीसी मिल रहा है देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। अगर हाँ आईटीसी नहीं मिल रहा होता तो बिल्कुल जोड़ लेते। मैं कॉन्सेप्ट पर हूं सर, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं आपको। अगर आईटीसी मिल रहा है तो बिल्कुल जोड़ लो। आगे आते हैं सर। तो सर इसे नहीं जोड़ना, इसे जोड़ना है, ठीक है। इसे माइनस करने का नहीं, कुछ नहीं करना। आपने बेस प्राइस क्या लिया हुआ? 10 लाख। 10 लाख में क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, ये बातें चल रही हैं अभी। तो जो जुड़ा नहीं है उसे माइनस क्यों करोगे, राइट? चलिए,
क्या फ्रेट जोड़ूं? क्यों नहीं जोड़ोगे बॉस, क्यों नहीं जोड़ोगे? खर्चा है ना सर। हैंडलिंग लोडिंग जोड़े? बिल्कुल जोड़ेंगे सर। सर इंस्टॉलेशन चार्जेस? यस, विदाउट इंस्टॉलेशन हाउ विल द मशीन वर्क? इंश्योरेंस? यस, इट वाज नेसेसरी टू मेक द इंश्योरेंस। अगर कुछ हो जाता मशीन को तो कौन नुकसान भुगतता? सो व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट? विदाउट इंटरेस्ट इज इट नॉट अ रीजनेबल एक्सपेंस? अगर आपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई इंटरेस्ट लिया होता तो क्या आप पीएनएल में क्लेम करते हैं या नहीं करते? अलाउड है या नहीं अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। सो दिस इंटरेस्ट इज, देखो अगर यहाँ अलाउ नहीं होता तो क्या करते? पीएनएल में एक्सपेंस मिल जाता, आपको क्लेम कर लेते। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो अब आने वाले सालों में धीरे धीरे करके डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग द मशीन इज ऑल्सो एड। सर सब्सिडी का क्या करें? नाउ सी, जितना खर्चा लग रहा था वो ऐड करते जा रहे थे, तो अगर कुछ फायदा मिलेगा तो उसे माइनस भी तो करेंगे, क्योंकि ये 50,000 आपकी जेब से गए क्या एक्स्ट्रा? नहीं गए, बल्कि उल्टा फायदा हो गया सर। तो भाई फायदा हो गया तो इस पैसे पर डेप्रिसिएशन क्यों बेनिफिट लेना चाहते हो? माइनस करो। अगर इसे मैं माइनस नहीं करूंगा तो एक तरह से जो आपकी सब्सिडी मिली उस पर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। सो दे आर सेइंग उसको माइनस करो। ये कॉस्ट, जहां कॉस्ट थी, जहां जेब से पैसे गए वहां ऐड करवा दिया, और जहां जेब में पैसे आए उसे माइनस करवा दिया। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आइए हम इस चार्ट पर चलते हैं। इस चार्ट पर जाएंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। क्या बोल रहा है ये? परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। परचेज प्राइस क्या है एसेट का? ये ऐड, क्या ऐड होगा? वही जो अभी बातें बताई हैं, वही जो अभी बातें बताई हैं, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेड इन दिस टैबुलर फॉर्म। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड, ध्यान से देखेंगे, टू ब्रिंग द एसेट्स टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। एसेट को अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर लाने के लिए और वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ तक लेकर आया, फ्रेट पे किया मैंने हैंडलिंग चार्जेस पे किए यहाँ तक लाने के लिए, मैंने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस पे किए यहाँ तक लाने के लिए, मैंने इंश्योरेंस चार्ज पे किया यहाँ तक लाने के लिए, मैंने इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया उसको अब वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। मैं लेकर तो आ गया था। आपने कभी लिफ्ट देखी है? लिफ्ट कैसी आती है? लिफ्ट एक बॉक्स में पैक होकर आती है, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वो सारे पार्ट्स असेंबल होते हैं और फिर जाके लिफ्ट बनती है। ऐसे इतने इतने बड़े बड़े डब्बों में आ जाएगी, बॉक्सेस में आ जाती है, यू विल नॉट इवन रिकॉग्नाइज दैट दिस इज लिफ्ट। करेक्ट? तो इंस्टॉलेशन के बिना कैसे चलती भाई? तो दो चीजें क्या बोली, वेरी इंपॉर्टेंट, टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, लोकेशन तक लाने के खर्चे और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे सारे अलाउड हैं ऐड करने के लिए, उस पर डेप्रिसिएशन मिले। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, हैंडलिंग एक्सेट्रा। लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखें, कोई भी एक्सपेंसेस 10,000 से ऊपर का अगर हो तो उसे कैश में पे ना करें, बिकॉज ये एक सेपरेट रूल है, वो पूरे इनकम टैक्स पे चलता है। दिस इज अ सेपरेट रूल विच अप्लाइज ऑन द एंटायर इनकम टैक्स। तो अगर ऐसा कुछ आपने एक्सपेंस कर दिया मोर देन 10,000 इन कैश, इट विल नॉट बी अलाउड टू बी डिडक्टेड सर, वो नॉट बी अलाउड टू बी एडेड, डिसअलाउ हो जाएगा। आइए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इन कनेक्शन ऑन विद एक्विजिशन ऑफ एसेट, तो ये हमने लिया था। एक चीज और बोली इन्होंने, कहा बिफोर फर्स्ट पुट टू यूज। जब आपने फर्स्ट उसे यूज पे डाला उससे पहले तक का ही ऐड करना मशीन में। उसके बाद का क्या सर? उसके बाद का क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन बिजनेस में एक्सपेंस की तरह मिलेगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। एक जगह फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, एक जगह एक्चुअल कॉस्ट पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। देखिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जैसे आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, मशीन को खरीदने के लिए आपने लोन लिया, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हम लोन चलता जा रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। हर साल आप 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपने यहां पर आकर एसेट को पुट टू यूज किया, तो आपके लिए कॉस्ट हो जाएगी, मशीन की एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी 11 लाख रुपए, 10+1, क्योंकि पुट टू यूज के पहले तक का डेप्रिसिएशन, पुट टू यूज के पहले तक का इंटरेस्ट आप एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देते हो।
क्या सर इनका ये जो इंटरेस्ट जा रहा है 1-1 लाख रुपए का, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा ना दोस्त, एज एन एक्सपेंस इन पीएनएल, डायरेक्ट पीएनएल में क्लेम कर लो, एसेट की कॉस्ट में मत ऐड करो। बात तो एक ही है, मिल तो रही है, ठीक है ना। बेसिकली क्या हो रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ भी आप देखिए कि एसेट को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने, वर्किंग कंडीशन में लाने, कह रहे हैं जब तक एसेट चालू हो रहा है ना तब तक के सारे एक्सपेंसेस ले लो। आइए नेक्स्ट, ये क्या कह रहे हैं, अब यहाँ लेस आ गया, मैंने तो आपको ऐड करवाया था, यहाँ लेस कैसे आ गया? ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे अमाउंट ऑफ ड्यूटी कस्टम एक्साइज जीएसटी ऑन विच क्रेडिट इज अवेलेबल। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो मैंने क्या बोला था कि कुछ नहीं करेंगे, मतलब इन्होंने बोला है कि लेस करेंगे। तो बात यह है सर कि इस परचेज प्राइस में अगर मान लीजिए जीएसटी जुड़ा होता तो यहाँ और उसका क्रेडिट मिल रहा होता तो माइनस कर देते। कई बार वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। मान लेते हैं मैं यहाँ बोलूं कि सर ये 12 लाख रुपए है, इसमें 10 लाख तो बेस प्राइस है, 1 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी, 1 लाख रुपए का आईजीएसटी, तो यहाँ पर टोटल 12 लाख रुपए हो गए। तो अब मैं यहाँ पर माइनस क्या करूंगा, मैं 1 लाख माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मुझे क्रेडिट मिल रहा है और ये कॉस्ट में जुड़ा हुआ है। आप ये बताइए, आप तो सीधा सिंपल फंडा बताओ कि कितना आपको लग रहा है एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए? सर 10 लाख ये और 1 लाख कस्टम ड्यूटी, इसका क्रेडिट मिलेगा तो इसको हम नहीं लेंगे। तो देखिए क्या आंसर आया आपका, 11 लाख रुपए। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, 12 में से 1 माइनस किए तो 11 लाख ही तो आएंगे। वो तो देखने का करने का तरीका है, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग। एक और चीज सर कह रहे हैं, एड वो लेस कर दीजिए सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट, तो जो पैसा आपके पॉकेट में आया डिडक्टेड। एड और लेस increase decrease in the cost of asset due to foreign exchange. If you have purchased an asset from outside India और foreign exchange fluctuation की वजह से asset का प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, तो वो चीज भी foreign exchange का जो डिफरेंस है वो भी ऐड और लेस कर दिए। ऐड और लेस क्यों बोला? कई बार ऐसा होता है, जैसे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब डॉलर का रेट चल रहा था 16, जब हम पेमेंट की बारी आई तब डॉलर का रेट हो गया भैया क्या बोलते हैं 65, ठीक है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई एसेट की, तो ये गेन लॉस हो गया ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज, तो इसे ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा ही उल्टी सिचुएशन हो जाती तो क्या होता, माइनस हो जाता। तो जो भी फायदा नुकसान हो वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आएगी। यू कैन सी एक्चुअल कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम परचेज प्राइस होता है। परचेज कुछ और प्राइस होती है और एक्चुअल कॉस्ट कुछ और होती है। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही। थोड़ी क्लास आज ड्यूरेशन कम रहेगा, इसके बाद का जो पार्ट है वो हम कल कवर करेंगे। ठीक है सर, चलिए थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।